नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube ऑनलाइन क्लास में स्वागत। आपका आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो कल हमारा टॉपिक था वो अपन ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और आज पढ़ते हैं अपन मादा जनन तंत्र के बारे में। अपन ने पहले भी बात की, कोई भी तंत्र होता है वो तंत्र हमेशा किसके मिलकर बना होता है? अंगों से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए अपन अंगों की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और यानी वेजाइना, इन अंगों से मिलकर हमारा जो ये तंत्र बनता है उस तंत्र को अपन कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तंत्र को दो भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर बांटा गया है? दो भागों के अंदर। ठीक है, बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में। इन अंगों में से कौन सा अंग प्राथमिक लैंगिक के अंतर्गत आता है? तो वो है अपना अंडाशय, जिसे अपन कहते हैं ओवरी। तो पढ़ते हैं अपन। और इसके अलावा जो अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, योनि है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत। तो बात करते हैं पहले अपन इस अंडाशय के बारे में। यहां आप ध्यान दीजिए, इस डायग्राम के अंदर ये जो दिखाई दे रही है आपको पीले कलर की, इस गर्भाशय के दोनों ओर, ये अपना क्या है? ये अपना अंडाशय है। इस अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का। और यह अंडाणु इस फैलोपियन ट्यूब्स के माध्यम से कहां पर आते हैं? इस गर्भाशय के अंदर आते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी स्थिति की कि यह शरीर के कौन से स्थान पर पाया जाता है। उदर गुहा के उत्तर गुहा में दोनों वृक्क के नीचे गर्भाशय के दोनों ओर। फिर बात करते हैं इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ये अंडाणुओं का निर्माण कब होता है? जो हमारी अंड सेल है, इस अंड सेल का निर्माण केवल भ्रूणावस्था में होता है। कब होता है? इस अंड कोशिका का निर्माण है जो जब बालिका माता के गर्भाशय के अंदर होती है या भ्रूण के अंदर होती है, तब इसके अंदर अंड कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही बालिका के अंदर किशोरावस्था आएगी तो उस किशोरावस्था के अंदर ये अंड कोशिकाएं परिपक्व होकर जन्म के लिए सक्षम होती है। तो इनका जो परिपक्व कब होता है? किशोरावस्था के समय इन अंडाणुओं क्या होता है? परिपक्व होता है। आगे बात करते हैं ये अंडाणु शरीर के अंदर और क्या कार्य करते हैं। एक कार्य तो हो गया अपना अंडाणु का निर्माण करना, दूसरा कार्य है शरीर में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव। शरीर के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इन दोनों हार्मोन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? इस अपने अंडाशय के द्वारा किया जाता है। और यही दोनों हार्मोन द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों के लिए भी उत्तरदायी है। आगे अपन पढ़ते हैं
द्वितीयक लैंगिक अंगों के बारे में, तो द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं? एक होगी अंडवाहिनी, होगी गर्भाशय हो गया, और ये अपना हो गया योनि। तो आगे बात करते हैं अपन अंडवाहिनी के बारे में। जब मैं कहूं द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है अंडवाहिनी। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जो इस अंडाशय के ऊपर की येलो कलर की जो संरचना है वो अपनी क्या है? अंडवाहिनी, जिसे अपन कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो ये एक प्रकार की 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना है। ध्यान दीजिए, ये अपनी जो क्या है फैलोपियन ट्यूब्स है, यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना है जो गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होती है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनुष्य के अंदर या मनुष्य में निषेचन की जो प्रक्रिया वो कहां पर संपन्न होती है, तो उसका अपना आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब्स या फिर अंडवाहिनी नलिकाएं। ध्यान दीजिए, ये अपना अंडाशय, इस अंडाशय से किसका स्राव होता है? अंडाणुओं का, और यह अंडाणु कहां पर आके रुक जाता है? इस फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर यहां पर आके रुक जाता है, और यहां से कौन आता है? शुक्राणु आता है, और जब दोनों आपस में मिलते हैं तब उसे अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि अंडवाहिनी में निषेचन क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, अर्थात इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। किसमें होती है? फैलोपियन ट्यूब्स या फिर अपने अंडवाहिनी के अंदर। आगे ध्यान दीजिए, इस अंडवाहिनी नलिका के अंदर जैसे ही निषेचन होता है, तो निषेचन पश्चात किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का, जिसे अपन क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो निषेचन पश्चात किसका निर्माण होता है? युग्मन का निर्माण होता है, युग्मनज का। और युग्मनज से समसूत्री विभाजन के माध्यम से 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4 कोशिकाएं और 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 8 कोशिकाओं तक भ्रूण कहां पर रहता है? इस अंडवाहिनी के अंदर रहता है। कब तक रहता है? जब तक भ्रूण के अंदर 8 कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो, तब तक भ्रूण कहां पर रहता है? इस अंडवाहिनी के अंदर। और जैसे ही 8 कोशिकाओं का निर्माण हो गया है, यह अपना भ्रूण कहां पर आ जाएगा? इस गर्भाशय के अंदर आ जाएगा। तो अपन ले सकते हैं जाइगोट में या युग्मनज में समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण में वृद्धि होती है। भ्रूण में क्या होती है? वृद्धि होती है। आठ कोशिकीय भ्रूण कहां पर आ जाता है? गर्भाशय के अंदर अंतःसेपित या अंतरोपित हो जाता है। 8 कोशिकीय भ्रूण
गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। अंडवाहिनी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अंडाणुओं को कहां से एक्सेप्ट करना, अंडाशय से एक्सेप्ट करना और निषेचन के लिए एक प्रकार का माध्यम उपलब्ध करवाना। आगे बात करते हैं अपन गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं यह बीच का खोखला भाग क्या कहते हैं? इसे अपन गर्भाशय कहते हैं, यूट्रस। ध्यान दीजिए, जो गर्भाशय का निर्माण है वो दोनों अंडवाहिनियां मिलकर एक संयुक्त रूप से एक थैलीनुमा भाग का निर्माण करती है और उसे अपन क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। तो उसके लिए अपन लिखते हैं दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त रूप से मिलकर एक थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है और उसे अपन क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। दोनों अंडवाहिनियां मिलकर एक थैलीनुमा संकरीय भाग का निर्माण करती है और उसे अपन क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। ध्यान दीजिए आगे, गर्भाशय में, इस गर्भाशय के अंदर क्या होता है? जो ऊपरी परतें हैं, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। और गर्भाशय पर 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। कितनी झिल्लियां पाई जाती है? 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। गर्भाशय पर 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। कौन कौन झिल्लियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली झिल्ली है वो है अपनी पेरीमेट्रियम झिल्ली। दूसरी झिल्ली है मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली झिल्ली या तीसरी झिल्ली वो झिल्ली है अपनी एंडोमेट्रियम झिल्ली। ये जो पेरीमेट्रियम झिल्ली सबसे बाहरी झिल्ली है और यह बाह्य झिल्ली है और बाह्य झिल्ली के साथ साथ में यह स्थायी झिल्ली होती है। कैसी होती है? स्थायी झिल्ली है। यह मध्य झिल्ली लेकिन ये कैसी होती है? यह अस्थायी होती है। और ये सबसे आंतरिक झिल्ली और यह भी कैसी है? अस्थायी है। थोड़ी सी बात करते हैं अस्थायी के बारे में। जैसे कि माना कि यहाँ से इस अंडाशय के द्वारा अंडाणु का स्राव हुआ और कुछ दिन के लिए अंडाणु यहाँ पर इस फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ठहरता है, लेकिन जब तक इसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तब यही अंडाणु महिलाओं के अंदर मासिक चक्र के रूप में बाहर निकलता है और जिसके साथ में ये जो गर्भाशय की दोनों झिल्लियां हैं मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये दोनों उस मासिक चक्र के साथ में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, शरीर से बाहर आ जाती है। तो ये होगी अपनी स्थायी झिल्ली पेरीमेट्रियम। बाकी दोनों एक ऐसी झिल्लियां हैं, अस्थायी झिल्लियां हैं। आगे और बात करें इस गर्भाशय के अंदर, ये गर्भाशय है वो बाहर ग्रीवा द्वारा योनि मार्ग में खुलता है।
कहाँ पर खुलता है? ग्रीवा द्वारा शरीर के बाहर योनि मार्ग के अंदर यह गर्भाशय खुलता है। इस गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पूर्णतया विकास होता है, जिसके अंदर अपन कह सकते हैं भ्रूणावधि गर्भाशय में एक पूर्णतया विकास होता है और विकास की अवधि क्या है? 9 माह। क्या अवधि है? 9 माह, या अपन कह सकते हैं इस अवधि काल के दौरान जो भ्रूण है उस भ्रूण का पूर्णतया विकास हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे अपन गर्भावधि भी कहते हैं। आगे थोड़ी सी और बात करते हैं इस गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है उस भ्रूण और माता के बीच में एक नाल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक नाल का निर्माण होता है। भ्रूण व माता के बीच संबंध स्थापित करने वाली कड़ी, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्लेसेंटा, या इसे अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अपरा कहते हैं। और इसी अपरा के द्वारा इस अपरा के द्वारा भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है। इस अपराग के द्वारा जो भ्रूण का विकास हो रहा है उस भ्रूण को पोषण है, ऑक्सीजन है, आवश्यक न्यूट्रिशन प्रदान किए जाते हैं। एक प्रकार की प्रतिरक्षी है, अपन ने बात पहले भी इसके अंदर की थी। एक प्रकार की प्रतिरक्षी है जो केवल प्लेसेंटा को पार करती है। तो वो प्रतिरक्षी कौन सी है? वो प्रतिरक्षी है अपनी IgG। प्रतिरक्षी IgG प्लेसेंटा को पार करने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी है। थोड़ा सा क्वेश्चन कि एकमात्र ऐसी कौन सी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को पार करती है? तो उसका आंसर अपना होगा IgG। आगे बात करते हैं अपन वेजाइना के बारे में। हाँ, योनि या वेजाइना ये भी अपना एक प्रकार से द्वितीयक लैंगिक अंग है। ये एक प्रकार से 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका का संरचना है जो महिलाओं के अंदर मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। तो ये एक प्रकार से लंबी नलिकाकार संरचना है जो स्त्रियों में मैथुन क्रिया
मैथुन क्रिया में सहायक है। आप देख सकते हैं ये जो गिरवा के आगे वाला भाग है ये क्या अपना, ये वेजाइना, और वेजाइना लगभग 8 से 10 लंबी नलिका का संरचना है जिसके द्वारा श्वसन से शुक्राणुओं को प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? इस वजाइना के द्वारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसके द्वारा शुक्राणुओं को प्राप्त किया जाता है और आगे निषेचन की क्रिया के द्वारा आगे भेजने का कार्य किया जाता है। और यह वजाइना स्त्रियों में प्रसव मार्ग एवं किसमें सहायक है? मासिक चक्र और प्रसव मार्ग भी कौन सा है? ये योनि द्वार है और जहां से बालक का क्या हो सकता है? जन्म होता है। इस वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं और यह बैक्टीरिया क्या करते हैं? यहाँ का जो वातावरण है उसको अम्लीय बनाने का कार्य करते हैं। तो अपन देख सकते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो किसका स्राव करते हैं? लैक्टिक अम्ल का स्राव करते हैं और इस लैक्टिक अम्ल के कारण यहाँ का जो वातावरण है जिसके कारण यहाँ का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? यहाँ का माध्यम अम्लीय होता है। अब विद्यार्थियों, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपन नॉर्मल सी जानकारी प्राप्त की। थोड़ी सी आगे अपन 5 मिनट में बात करते हैं प्रजनन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। प्रजनन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। ये होगी अपनी प्रजनन की अवस्थाएं, जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन क्या होता है? जैसे कि वृषण और अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। और इस युग्मक जनन के द्वारा ही अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण और वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है? स्पर्म्स का या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो अपन कह सकते हैं इसी परिभाषा के अंदर अंडाशय और वृषण में अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है।
और इस युग्मक जनन प्रक्रिया के द्वारा नर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण, इस युग्मक जनन प्रक्रिया के द्वारा नर में शुक्राणु का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, नर के अंदर जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है, उस शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु का निर्माण। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं, इस युग्मक जनन प्रक्रिया के द्वारा, इस युग्मक जनन प्रक्रिया के द्वारा मादा में किसका निर्माण होता है? मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन, इसी प्रकार मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण क्या कहलाता है? उसे अपन कहते हैं अंड जनन। क्या कहते हैं? अंड जनन। अंड जनन क्या होता है? मादा के अंदर अंडाणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? अंड जनन कहलाता है। तो अब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हो गया, और आगे अपन बात करते हैं निषेचन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो दूसरी अपनी अवस्था हो गई निषेचन, या कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन। तो पहले बात करते हैं कि निषेचन क्या होता है और निषेचन कहां पर होता है। निषेचन का मतलब है कि शरीर के अंदर अंडाणुओं और शुक्राणुओं का संलयन क्या कहलाता? निषेचन कहलाता है। और मनुष्यों के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो निषेचन की प्रक्रिया वो कहां पर संपन्न होती है? इस फैलोपियन ट्यूब्स या फिर अंडवाहिनी नलिका के अंदर संपन्न होती है। तो अपन कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। और निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब्स में संपन्न होती है। कहां पर संपन्न होती है? इस फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। अगली अपन बात करते हैं भ्रूण का रोपण। निषेचन हो गया, और निषेचन के बाद क्या होगा? जो अपना युग्मनज बनेगा, उस युग्मनज के अंदर बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण में क्या होगी? भ्रूण के आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। और भ्रूण है वो कहां पर स्थापित हो जाएगा? इस गर्भाशय के अंदर। कब हो जाएगा? जब 8 कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं भ्रूण का रोपण। इस अंडवाहिनी के अंदर, अंडवाहिनी में निषेचन के पश्चात बने युग्मज में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा 8 कोशिका कितने कोशिका का निर्माण होने पर अंडवाहिनी में निषेचन के पश्चात बने युग्म में समसूत्री विभाजन के द्वारा 8 कोशिका का निर्माण होने पर भ्रूण है वो अंडवाहिनी से कहां पर स्थापित हो जाता है? इस गर्भाशय के अंदर स्थापित हो जाता है। तो 8 कोशिका का निर्माण होने पर भ्रूण गर्भाशय में
स्थापित हो जाता है। और आगे अपन ने बात की थी जो भ्रूण है वो इस गर्भाशय के अंदर स्थापित होकर इस भ्रूण और माता के बीच में जो एक नाल संबंध का स्थापित करती है, उस नाल को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और आगे बात करें थोड़ी सी प्रसव के बारे में। प्रसव क्या होता है, जब भ्रूण इस गर्भाशय के अंदर स्थापित हो जाता है और भ्रूण के अंदर विभिन्न प्रकार की भ्रूणीय विकास अवस्थाओं के माध्यम से भ्रूण है वो 9 महीनों के अंदर 270 दिवस के अंदर विकसित हो जाता है। और विकसित होने के पश्चात ये योनि मार्ग के द्वारा इसका जन्म होता है, अर्थात अपन कह सकते हैं शिशु जन्म निर्माण की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों, अपने इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा और प्रजनन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है उस अवस्थाओं के बारे में भी अपन ने पढ़ा। थैंक्स।